आज से हम रोज एक कोटेशन डिस्कस किया करेंगे। ये आप एसए और एथिक्स के पेपर में तो यूज कर ही सकते हो, साथ साथ जीएस के आंसर में भी कहीं यूज कर सकते हो। तो आज का थॉट्स ऑफ द डे क्या है, आज का सुविचार, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। ये नेल्सन मंडेला ने बोला था कि जो शिक्षा है पूरे संसार में सबसे शक्तिशाली हथियार है जो पूरे विश्व को बदल सकता है। नेल्सन मंडेला कौन थे? ये थे भाई साहब साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट थे जब डेमोक्रेसी आई थी 1994 में। 27 साल जेल में रहे थे भाई साहब। ये अंग्रेजों का राज हुआ करता था वहाँ भी, साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका आप सब जानते हो कहाँ पे, ये साउथ अफ्रीका, ये यहाँ पे अफ्रीका में कंट्री है साउथ अफ्रीका। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आज डेट कितनी है? 17 जुलाई 2021। ये सारे टॉपिक कवर करेंगे हम। फर्स्ट टॉपिक है अपना रुद्राक्ष इन वाराणसी। ये एक बिल्डिंग बनाई है, इसे इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर बोला जा रहा है। इसका नाम है या तो रुद्राक्ष बोल लो या ये सेंटर बोल लो आप। ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे ये इनोग्रेट किया गया, अभी बनाई गई है बिल्डिंग। ये जापान की सहायता से बनाई गई है, जापानीज असिस्टेंस से ये कंस्ट्रक्ट की गई है और अभी इनोग्रेट किया है, इसका शुभ आरंभ किया है। ये क्या काम करेगा? जापान और इंडिया के सोशल और कल्चरल इंटरेक्शन को बिटवीन पीपल इंक्रीज करेगा। लोगों में सामाजिक और सांस्कृतिक जो आदान प्रदान है ये बढ़ाएगा, लोगों में आपस में हारमनी इंक्रीज करेगा, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा कि संबंध इंक्रीज करें जापानीज और लोगों के बीच में, जो इंडिया के लोग हैं और जापान के लोग हैं, ट्रेड वगैरह, सोसाइटी के में कल्चरल कुछ इवेंट कराना, तो ये सब कुछ करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। विश्व नौजवान यंग यानी कि स्किल्स का मतलब दक्षता और डे का मतलब दिवस। 2014 में पहली बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको इनोग्रेट किया, मतलब स्टार्ट किया। वर्ल्ड यूथ स्किल डे को हर साल 15 जुलाई को ये मनाया जाता है, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। किस लिए मनाया जाता है? ये मनाया जाता है कि जो लोगों को, जो यंग पीपल हैं, नौजवान लोग हैं, उनमें स्किल्स प्रोवाइड करनी है, दक्षता देनी है उन्हें एम्प्लॉयमेंट के लिए, डिसेंट वर्क के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। मतलब उन्हें रोजगार मिल सके, ऐसी दक्षता देनी है, कुछ आता हो उन पर कुछ काम करना, डिसेंट वर्क कर सकें, और एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब कुछ बिजनेस वगैरह अपना चला सके, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके, तो ये स्किल प्रोवाइड करनी है। ये इसकी मेन थीम रहती है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली आप सब लोग जानते हो, यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गन है, ये अंग है, छः अंग है यूनाइटेड नेशन के, जो 1945 में बनी थी इंटरनेशनल पीस एस्टेब्लिश करने के लिए ये संस्था, ताकि फ्यूचर में थर्ड वर्ल्ड वार ना हो। जो ये 2 वर्ल्ड वार हुए थे, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये बनाई थी। तो ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एक अंग है, 6 अंगों में से इसका ऑर्गन है एक। जो ये डे है, जो वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे है, 15 जुलाई को मनाया जाता है। इसका टारगेट ये है कि जो इंचियोन डिक्लेरेशन है, इंचियोन डिक्लेरेशन का क्या मतलब है? ये एक घोषणा थी, इंचियोन डिक्लेरेशन, इंचियोन एक जगह का नाम है, वहाँ पे एक घोषणा पत्र जारी किया। इसमें था कि एजुकेशन अचीव करनी है, यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 है, आप सबको पता है एसडीजी क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। यूनाइटेड नेशन ने 2015 में ये अडॉप्ट किए अपनाए। ऐसे 17 गोल हैं, 17 गोल, और 17 गोल के पार्ट हैं। जैसे एक गोल की पार्ट है 1.1, 1.2 ऐसे करके, ऐसी 2 के, 3 के ऐसे पार्ट हैं। तो टोटल मिला के 169 टारगेट है और 17 गोल है। देखो, गोल और टारगेट मतलब तो लक्ष्य ही होता है, लेकिन नाम अलग अलग रख दिए क्योंकि 17 गोल के पार्ट हैं, टोटल मिला के 169 टारगेट। तो ये अचीव करने कब तक? 2015 से लेकर 2030 तक का टारगेट रखा था। इनमें गोल नंबर जो 4 है, ये गोल ये कहता है कि एजुकेशन को अचीव करना, एजुकेशन प्रमोट करना, लोगों में इंश्योर करना कि इंक्लूसिव और इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है, ताकि लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाए लर्निंग की। तो इसी गोल को हासिल करने के लिए ये जो स्किल्स है, स्किल्स भी क्या है, एक तरह से यही है कि लोगों को एजुकेशन जब आएगी तो स्किल्स भी आएगी। तो इस गोल को भी प्रमोट करता है ये स्किल्स डे। इस साल की थीम क्या थी 2021 की? री इमेजिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पेंडेमिक, यानी कि जो अभी पेंडेमिक चल रही है कोविड-19 की, इसके बाद, पोस्ट का मतलब बाद वाली, पोस्ट पेंडेमिक का मतलब पेंडेमिक के बाद वाली सिचुएशन में यूथ की जो स्किल्स है उसको दोबारा से री इमेजिन करना, दोबारा से प्रोवाइड करना स्किल्स, ताकि वो ऐसी सिचुएशन भी आए उस सिचुएशन में हैंडल कर सकें। तो यही था। इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है प्रसाद स्कीम। ये प्रसाद स्कीम अभी रिसेंटली वाराणसी में इनोग्रेट की गई है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी एक डिस्ट्रिक्ट है, पहले इसका नाम बनारस था।
यहाँ पे इनॉग्रेट की गई है, शुभ आरंभ किया गया है इसका, इसलिए न्यूज़ में आई। पहले ये लॉन्च की जा चुकी है लेकिन वाराणसी में अभी इनॉग्रेट की गई है ये। इसका मतलब टारगेट क्या है, जो वाराणसी में क्या करेगी, ये टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर बनाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे क्या है, टूरिस्ट घूमने आ सकें, पर्यटक आ सकें, ऐसी सुविधा बनाएगी वहाँ पे। जैसे मान लो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी हो, साफ़ सफाई हो, इन्वायरमेंट क्लीन हो, ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। और इसमें क्या करेगी ये स्कीम, राजघाट और अस्सी घाट को जोड़ेगी, यानी कि अस्सी घाट से लेकर राजघाट तक बोट, क्रूज बोट चलाएगी, मतलब नाव चलाएगी भाई साहब। जैसे ये वाराणसी पे गंगा बह रही है, वहाँ पे गंगा नदी के किनारे घाट होते हैं, घाट जैसे यहाँ अस्सी घाट है, ये राजघाट है, अस्सी घाट से राजघाट तक नाव का अच्छी फैसिलिटी हो, ये प्रोवाइड करेगी ताकि टूरिस्ट क्या है, घूम सकें अच्छे से। ये प्रसाद स्कीम क्या है, प्रसाद स्कीम भाई साहब नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज, ये प्रसाद स्कीम की जो प्रसाद है इसकी फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रेजुविनेशन स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, तो इसकी फुल फॉर्म है। ये नेशनल मिशन था कि जिसमें टूरिस्ट एक्टिविटी को इंक्रीज करना था, और ये गवर्नमेंट इंडिया की सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का क्या मतलब होता है, देखो सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब होता है जिसमें पूरा एक्सपेंडिचर, पूरा खर्चा किसी भी योजना का सेंट्रल गवर्नमेंट ही उठाती है और वही इंप्लीमेंट करती है। और एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, उसमें कौन करता है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों खर्चा करते हैं एक्सपेंडिचर, और दोनों ही इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन ये सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, यानी कि पूरा फुली फाइनेंस बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कब लॉन्च की थी, ये 2014-15 में लॉन्च की थी, और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इसको लॉन्च किया था टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। टारगेट यही था कि अच्छे से जो पिलग्रिमेज और हेरिटेज डेस्टिनेशन है उनको डेवलप करना, जहाँ पे लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं या कोई विरासत को देखने जाते हैं। जैसे मान लो ताजमहल है, ताजमहल को सभी लोग घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं, तो वहाँ पे अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करना, क्लीन इन्वायरमेंट वहाँ पे हो, तो ये रोड फैसिलिटी हो, अच्छी कनेक्टिविटी हो आसपास के एरिया से, रेल कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, तो ये सब कुछ यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड करना इसका मेन मकसद है, ताकि टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, टूरिस्ट सेक्टर को प्रमोट करना, बस यही इसका काम है। नेक्स्ट है अपना एंटी डिफेक्शन लॉ। देखो एंटी डिफेक्शन लॉ बहुत बार न्यूज़ में रह चुका है और हर साल ये लगभग न्यूज़ में रहता है, और यूपीएससी भी इससे पिछले 10 साल में 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में मतलब इनडायरेक्टली डायरेक्टली यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है इससे, तो आपको पता होना चाहिए। इसके लिए स्पेशल लेक्चर बनाया हुआ है, पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, डिटेल में जानना तो। यहाँ हम तूफान एक्सप्रेस की स्पीड में डिस्कस करेंगे, यानी कि बहुत तेज़ स्पीड में, जैसे तूफान रेल चलती है ना, ऐसे तेज़ में। अगर आपको ज़्यादा तेज़ लग रहा है तो आप यूट्यूब की सेटिंग में जाके नॉर्मल से उस स्पीड को घटा सकते हो, अगर कम लग रहा है तो वहाँ से बढ़ा के देख सकते हो, इंक्रीज़ करके 1.2 पे 2 की स्पीड पे भी देख सकते हो। तो हम तेज़ी से इसको डिस्कस करने वाले हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, देखो अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि लोकसभा में सेक्रेटेरिएट की एक पोस्ट होती है, उसने 3 एमपी को नोटिस जारी किया, और उसने कहा कि जो स्पीकर हैं अभी लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, उनको कहा कि भाई साहब ये एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत आप डिसीजन लीजिए इनके खिलाफ, क्योंकि इन्होंने अपनी पार्टी छोड़ दी है। 3 एमपीज जो लोकसभा में एमपी है, सांसद, उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ दी है, इसलिए आया। अब इसमें क्या है कि जब इनको 15 दिन का दिया गया है कि 15 दिन के अंदर अंदर ये अपना जवाब दें, कमेंट्स दें, इन जो 3 मेंबरों ने अपनी पार्टी छोड़ी है। अब एंटी डिफेक्शन लॉ होता क्या है, 1995 में 10th शेड्यूल जोड़ा गया हमारे संविधान में, आप सबको पता है 12 शेड्यूल हैं अभी, तो उससे पहले 10वां जब शेड्यूल जोड़ा गया, पहले जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 8 शेड्यूल थे, बाद में 9वां जोड़ा गया 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, फिर बाद में 9th के बाद 10th जोड़ा गया, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 1985 में 10th शेड्यूल जोड़ा गया, और इसका नाम रखा एंटी डिफेक्शन लॉ। डिफेक्शन का मतलब होता है एक पार्टी छोड़ के, जिस पार्टी पे कोई आदमी चुन के आया अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाता है, डिफेक्शन। और भी बहुत सारे मतलब होते हैं, वो जानेंगे हम। इसका पर्पज यही था कि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट स्टेबल रहे, स्टेबिलिटी आए गवर्नमेंट में। होता क्या था, जैसे मान लो इससे पहले क्या होता था, कोई पार्टी का मान लो 2 पार्टी के एग्जांपल लेते हैं हम, बीजेपी और कांग्रेस। जैसे मान लो बीजेपी से चुन के आया कोई बंदा, और बीजेपी से इलेक्शन होने के बाद लोकसभा में इलेक्शन हो गया, एमपी बन गए भाई साहब, इसके बाद मान लो इसका मन आ गया, छोड़ के चले जाते थे, कांग्रेस में चला गया, किसी और पार्टी में चला गया। तो इससे क्या है, अब किसी भी पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए लोकसभा में तो भाई साहब मेजोरिटी चाहिए, यानी कि जितने मेंबर 543 मेंबर है उससे हाफ से ज़्यादा चाहिए, लगभग 273 या 274 चाहिए मेंबर, मिनिमम 273। तो अब मान लो 273 से कम मेंबर हो गए तो इसकी सरकार गिर जाएगी, सरकार नहीं बना पाएगा।
यानी कि मान लो जो अपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए, अगर वो पास हो गया तो गवर्नमेंट गिर जाएगी, तो गवर्नमेंट सत्ता से चली जाएगी इस पार्टी की, बीजेपी की। तो ये सबको फिर क्या है, दोबारा से इलेक्शन होते थे, ये चलता रहता था इलेक्शन प्रोसेस। तो इससे बचने के लिए कि गवर्नमेंट स्टेबल रहे, स्टेबिलिटी आए, एमपी या एमपीएलए स्टेट लेवल पे जो एमएलए होते हैं विधानसभा में, वो छोड़ के ना जाए अपनी पार्टी को, जिस पार्टी की टिकट पे वो चुन के आए। तो इससे बचने के लिए ये लॉ लाया गया कि कोई ना जा पाए, कि ये उन्हें पेनल्टी दी जाए अगर वो पॉलिटिकल लॉयल्टी शिफ्ट करें, अगर एक पार्टी से चुन के आए उस पार्टी को शिफ्ट करें, दूसरी पार्टी में चला जाए, तो उनकी पार्लियामेंट्री मेंबरशिप लूज हो जाए। या तो विधानसभा के मेंबर हैं स्टेट लेवल पर तो वो मेंबरशिप लूज की जाए, और या अगर पार्लियामेंट में मेंबर तो उनकी मेंबरशिप लूज की जाए, उनकी मेंबरशिप हटाई जाए, उन कोई भी। और एक चीज़ और है, जैसे मान लो हमारे संविधान में ये दिया हुआ है कि किसी भी मेंबर को, हमारे पार्लियामेंट का अगर मेंबर भी नहीं है, ना राज्यसभा का ना लोकसभा का, तो उसे 6 महीने के लिए मिनिस्टर बनाया जा सकता है, मंत्री। लेकिन अगर किसी को डिस्क्वालीफाई किया गया एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत अगर किसी को डिस्क्वालीफाई किया गया, तो वो पर्सन को 6 महीने के लिए मेंबर क्या है, मिनिस्टर भी नहीं बना सकते हैं, फिर मिनिस्टर भी नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे संविधान में दिया है कि मेंबर नहीं है तब भी 6 महीने के लिए मिनिस्टर बन सकता है। लेकिन अगर वो एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है, उसे रद्द कर दी उसकी सदस्यता, तो उसे मिनिस्टर नहीं बना सकते। नेक्स्ट क्या आता है इसमें, किस किस को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, डिस्क्वालीफाई किसको कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई मान लो पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है, मेंबर चुन के आया, और वो मेंबर चुनने के बाद मान लो बीजेपी और कांग्रेस का ही एग्जांपल लेते हैं, ये कांग्रेस और बीजेपी है, तो बीजेपी के मेंबर है वो, मान लो इससे इलेक्शन लेके आया, मतलब इसकी टिकट है, टिकट लेके आया बीजेपी की टिकट, और इलेक्शन में जीत के आया, और अब पार्टी से इसके जीत के आया बीजेपी से, अब इसका ये मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया, लोकसभा में आ गया। लेकिन होता क्या था, अगर अगर बीजेपी से वो आया और वॉलंटरी गिव अप कर देता मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी जिससे वो इलेक्ट होकर आया, यानी कि बीजेपी से वो इलेक्ट होकर आया है किसमें, पार्लियामेंट में, और अपने आप से वॉलंटरी का मतलब अपनी मर्जी से अगर छोड़ देता है, गिव अप कर देता है मेंबरशिप, बीजेपी की मेंबरशिप छोड़ देता है और दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो उसकी मेंबरशिप रद्द हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। कौन करेगा इसका काम, इसका काम स्पीकर करते हैं। ये डिस्क्वालिफिकेशन के केस में स्पीकर देखते हैं, उसकी मेंबरशिप कौन रद्द करते हैं, स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष। अगर राज्यसभा में कोई मेंबर छोड़ के जा रहा है अपनी पार्टी को, तो राज्यसभा में चेयरमैन करते हैं, चेयरमैन जो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। ऐसे स्टेट लेवल पे होता है, स्टेट लेवल पे भी विधानसभा जो होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। आगे क्या है दूसरा क्राइटेरिया, दूसरा क्राइटेरिया ये है, जैसे बीजेपी से चुन के आया, अगर वो बीजेपी के खिलाफ वोट करता है, अगर वो बीजेपी कह रही है कि आपको इस बिल पे वोट करना है तो उसको वोट करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, अगर उसके डिसीजन के अगेंस्ट जाता है तब भी उसकी मेंबरशिप रद्द हो सकती है। लेकिन हाँ, अगर वो बीजेपी से परमिशन ले लेता है, बीजेपी से परमिशन ले लेता है और तब वोट करता है, चाहे वो विपक्ष में करे या है करे किस में, फेवर में करे, या पक्ष में करे या फेवर में करे, मतलब फेवर में करे या नॉन फेवर में करे, पक्ष में या विपक्ष में वोट करे, तो उसकी मेंबरशिप रद्द नहीं होगी अगर परमिशन ले लेता है उस पार्टी से जिस पार्टी से वो चुनाव लड़के आया है। अगर दूसरे केस में, अगर मान लो उसने बीजेपी से परमिशन भी नहीं ली और फिर भी इसके अगेंस्ट वोट कर दी किसी बिल पे, जो बिल आ रहा है पार्लियामेंट में कोई भी, लेकिन 15 दिन के अंदर अंदर उसे कंडोन कर दिया इस बीजेपी पार्टी ने, कंडोन का मतलब है फगिव करने देना, क्षमा कर देना, पार्डन कर देना, उसे पार्डन कर दिया, तो फिर भी वो उसका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकता। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर कोई मान लो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने ज्वाइन कर लिया पार्टी इलेक्शन के बाद, कोई मान लो किसी पार्टी से जीत के नहीं आया, कुछ आज़ाद कैंडिडेट होते हैं ना, उम्मीदवार जो बिना पार्टी के इलेक्शन लड़ते हैं अपना आज़ादी से, तो वो अगर जीतने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो उनकी मेंबरशिप भी रद्द हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन ये है फाइनल, कि अगर कोई नॉमिनेट मेंबर, आप सबको पता है राज्यसभा में 12 नॉमिनेट मेंबर प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, नामांकित, अगर नॉमिनेट मेंबर 6 महीने के अंदर अंदर, जब नॉमिनेट किया आज से 6 महीने के अंदर अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उसकी मेंबरशिप रद्द नहीं होगी। अगर 6 महीने के बाद करते हैं, 6 महीने के बाद करते हैं 6 मंथ आफ्टर, तो उनकी मेंबरशिप रद्द हो जाएगी, उनकी मेंबरशिप रद्द हो जाएगी, किससे, पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट से। लेकिन कुछ एक्सेप्शन दिए हैं किस केस में और रद्द नहीं होती है। 2 एक्सेप्शन तो हमने जब ये पढ़े कि अगर वो परमिशन ले लेता है तब वोट करता है, या 15 दिन के अंदर अंदर उसे पार्टी माफ़ कर देती है। लेकिन और भी कंडीशन है जिस केस में उसमें मेंबरशिप रद्द नहीं होगी। एक केस ये है कि अगर टू थर्ड मेंबर किसी पार्टी के ज्वाइन कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं, यानी कि 2/3 मेंबर किसी पार्टी के दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाते हैं, तो उस केस में नहीं होगा। ये जो था, ये जो किया था, मतलब बदलाव किया था, चेंज, ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था। कब आया था ये, 2003 में। इसने ये बदलाव किया था कि अगर पार्टी का मर्जर होगा तब डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। जैसे मान लो बीजेपी है, इसके 123 मेंबर है, मान लो अभी पार्लियामेंट में, मान लो आप, है तो ज़्यादा, मान लो आप 123 मेंबर है, अगर इसके 2/3 मेंबर
कांग्रेस में जाके मिल जाते हैं। 2/3 कितना हो जाएगा, 2/3 से निकाल लेंगे, 3 चौका 12, 3 एकम 3, यानी कि 2 × 41 कितना हो जाएगा, 82। अगर 82 मेंबर कांग्रेस को जाके ज्वाइन कर लेते हैं तो ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। और बाकी के बचे कितने, 123 में से जब 82 चले जाएंगे 41 बचे, ना तो 41 का डिस्क्वालिफिकेशन होगा ना 82 का होगा, दोनों में से किसी का भी मेंबरशिप रद्द नहीं होगी, मेंबरशिप कैंसिल नहीं होगी। इस केस में, मर्जर के केस में, जब 2/3 मेंबर या उससे ज़्यादा, एटलीस्ट है, एटलीस्ट ये वर्ड याद रखना, एटलीस्ट कम से कम 2/3 मेंबर जब जाएंगे मर्जर करेंगे तो नहीं होगा उस केस में। अगर भाई साहब यहाँ पे एटलीस्ट की जगह यूपीएससी मैक्सिमम लिख देता है ना तो गलत हो जाएगा, ये चीज़ याद रखनी है, ऐसे फंसाता है यूपीएससी। नेक्स्ट कंडीशन कौन सी है जब डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, नेक्स्ट कंडीशन ये है, जैसे मान लो राज्यसभा लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, राज्यसभा में चेयरमैन, लोकसभा में स्पीकर, जो अध्यक्ष हैं लोकसभा के स्पीकर, अगर वो स्पीकर बन जाते हैं, क्योंकि मेंबर जो होते हैं लोकसभा राज्यसभा के उन्हीं को चेयरमैन और लोकसभा के स्पीकर बनाते हैं, उनके मेंबर में से चुनते हैं। अगर लोकसभा के स्पीकर बनाना, लोकसभा के मेंबर में से उसे इलेक्ट करते हैं। अगर राज्यसभा का चेयरमैन बनाते हैं वो कौन बनते हैं, वो भाई साहब आते हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो इस केस में क्या होता है, अगर ये जैसे लोकसभा का स्पीकर है, ये अध्यक्ष है और वो प्रिसाइड करते हैं, एक बार प्रिसाइड करते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन गए, अध्यक्ष बन गए, अध्यक्ष बनने के बाद अगर वो जिस पार्टी के थे वॉलंटरी अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ देते हैं तो इस केस में क्या है, लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनकी मेंबरशिप रद्द नहीं होगी, उनकी नहीं होगी, चाहे वो भले जब इस ऑफिस से रिजाइन करें या इस ऑफिस को छोड़ें, ये खत्म हो जाए ऑफिस प्रिसाइडिंग ऑफिसर का, यानी कि स्पीकर जब नहीं रहे दोबारा से वो पार्टी ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो इस केस में वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे क्योंकि वो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, और वो अध्यक्ष हैं क्योंकि उन्हें क्या है, इम्पार्शली काम करना है बिना किसी पक्ष के, तो वो छोड़ भी सकते हैं किसी पार्टी की मेंबरशिप को जब इस पद पे हैं, लोकसभा के स्पीकर के पद पे। नेक्स्ट क्या है, अब ये चीज़ एक ध्यान रखनी है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर है जो, यानी कि राज्यसभा में चेयरमैन और लोकसभा में कौन है, स्पीकर, अध्यक्ष, यानी कि जब ये अध्यक्ष ये डिसीजन लेते हैं डिस्क्वालिफिकेशन का, क्या कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। देखो भाई साहब, जब ये एंटी डिफेक्शन लॉ आया था, कब आया था, 1985 में 52nd एक्ट के थ्रू, तब उस टाइम पे तो ये नहीं था, इसमें ये लिखा हुआ था कि जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता इसका। जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये है कि कोई कोर्ट, ना हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट में इसका केस नहीं जा सकता, यानी कि जो एक बार अध्यक्ष ने, स्पीकर ने या चेयरमैन ने डिसीजन ले लिया डिस्क्वालिफिकेशन से, वो फाइनल रहेगा। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भाई साहब एक जजमेंट दिया 1992 में दिया, उस जजमेंट का नाम था क्योतो होलोन वर्सेस जाचिलू। ये आपने लक्ष्मीकांत में भी पढ़ा होगा। इस केस में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई साहब ये डिसीजन है जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का, चेयरमैन का या लोकसभा में स्पीकर का, ये सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, यानी कि डिसीजन कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ, कैन बी इन्फोर्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ, किसी तरह से भी पूछा जा सकता है, तो ये याद रखना है, कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन जब तक डिसीजन ना ले लें प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जब तक डिसीजन ना ले लें फाइनल डिसीजन, तब तक जुडिशियल इंटरवेंशन नहीं हो सकता, यानी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता जब तक डिसीजन नहीं लिया। जैसे मान लो अभी प्रोसेस चालू हुआ है इन 3 MP को हटाने का, तब तक डिसीजन कोई नहीं ले सकता। हाँ, एक बार प्रिसाइडिंग ऑफिसर फाइनल डिसीजन ले ले हटाने का, तब उसके बाद जुडिशियल इंटरवेंशन हो सकता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकता है, या किसी में कोई भी मेंबर पिटीशन डाल सकता है सुप्रीम कोर्ट में, तो बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता। नेक्स्ट एक ये चीज़ याद रखनी है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन कितने दिन में ले, इसकी कोई लिमिट नहीं है, नो टाइम लिमिट। वो चाहे तो 3 महीने लगाए, 6 महीने लगाए, साल लगाए, या पूरे 5 साल निकाल दे, उसका डिस्क्वालिफिकेशन करे ना, इसकी कोई टाइम लिमिट दी नहीं हुई है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कितने दिन में ये डिसीजन लेना है, ये कोई टाइम लिमिट नहीं दी हुई है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, संविधान में कोई टाइम लिमिट नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, अब थोड़ा धीरे आ जाते हैं, ड्रॉप केसेज फाइल्ड अंडर सेक्शन 66A। वैसे ये भी हमने पढ़ लिया भाई साहब, पहले 2-3 बार पढ़ चुके हैं, ये न्यूज़ में था। सेक्शन 66 ये IT एक्ट का, जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का, ये एक्ट में सेक्शन 66A है। ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट इसको हटा चुकी है, 2015 में इसको हटा चुकी है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इसको रद्द कर चुकी है, यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर चुकी है, असंवैधानिक। लेकिन फिर भी भाई साहब असंवैधानिक डिक्लेयर कर दिया, यानी कि अभी इसके अंदर कोई केस दर्ज करे पुलिस में कोई FIR रिपोर्ट लिखाए इसके जरिए, ये संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं। लेकिन बाद में हुआ क्या, फिर भी 2015 के बाद भी, हटने के बाद भी ऐसे केस देखे गए कि पुलिस ने सेक्शन 66 के अंदर केस रजिस्टर कर रखे हैं, लोगों को गिरफ्तार कर रखा है इसके अंदर। और हद की तो बात तब हो गई, पुलिस ने तो गिरफ्तार कर लिया, चलो पुलिस को नहीं पता हो सकता, नहीं पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर, गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बाद में कोर्ट में भी केस गया भाई साहब, प्रोसिक्यूशन भी हो रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, ट्रायल चल रहा है।
अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या उन जज को भी नहीं पता कि ये सेक्शन 66 हट चुका है? वो जज भी देखो, जज भी क्या, अब आप कुछ भी बोल लो, जज भी क्या इतना मतलब अनअवेयर हो गए, अनजागरूक, कि उन्हें पता ही नहीं है कि ये सेक्शन 66 सुप्रीम कोर्ट हटा चुका है और ये केस नहीं चलाना चाहिए। उसके बावजूद भी लगभग 745 केस चल रहे हैं भाई साहब कोर्ट में। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फटकार लगाई कि भाई साहब ये 66 हटा दिया, इसमें फिर केस दर्ज कैसे कर रहे हो, कैसे गिरफ्तार कर रहे हो, इसके तहत आप केस लगा कर लोगों को क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, क्यों अरेस्ट कर रहे हो? तो यही सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है, ये आप लीजिए इन पर डिसीजन। और अभी यही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, जो होम मिनिस्टर ने बोला स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कि जितने भी केस रजिस्टर किए हैं सेक्शन 66 के अंदर, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का एक सेक्शन है, तो इन्हें आप रिपील करिए, हटाइए, रिमूव किए, लोगों को आज़ाद कीजिए, ये सेक्शन हट चुका है। ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, तो उसके बाद ही हटाया गया है। ये 7 साल हो गए भाई साहब इसको हटाए, 2015 में हटाया था, और अभी भी 745 केस रजिस्टर किए गए 11 स्टेट्स में, और ये पेंडिंग पड़े कोर्ट में भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पड़े हैं। इसका बैकग्राउंड थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो ये ड्रैकोनियन एक्ट बोला जाता था, सेक्शन बोला जाता था इसको, बहुत ही हानिकारक, जो मान लो इनोसेंट पर्सन वगैरह को, किसी को भी गिरफ्तार कर लेते थे इसमें, और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में, श्रेया सिंगल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में। इसमें क्यों किया था इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन का मतलब होता है रद्द कर देना, स्ट्राइक डाउन, स्ट्राइक ये लिखा है ना यहाँ पे, स्ट्राइक इट डाउन, स्ट्राइक डाउन कर दिया था इसको। क्यों कर दिया था, स्ट्राइक डाउन क्यों कर दिया था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो आर्टिकल 19(1) क्लाउज 1 सब क्लाउज ए है, ये हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हमें अधिकार देता है, हमारा फंडामेंटल राइट है। तो अगर कोई रेस्ट्रिक्शन लगानी है स्पीच पे राइट ऑफ फ्री स्पीच पे रेस्ट्रिक्शन, कोई रोक लगानी है, तो आर्टिकल 19 में ही दिया हुआ है, आर्टिकल 19 क्लाउज 2 में ही ऑलरेडी दिया हुआ है कि किस बेस पे गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन रोक लगा सकती है। जैसे सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के बेस पे लगा सकती है, इंटीग्रिटी सॉवरेंटी के बेस पे लगा सकती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इंसाइनमेंट ऑफ ऑफेंस, इसमें ही दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है। बहुत सारे ग्राउंड है, आपने पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े तो आर्टिकल 19 क्लाउज 2 देखना, आपको मिल जाएंगे। नहीं तो आप एक काम करो, हिंदी या इंग्लिश में जो भी आपकी भाषा है, उस भाषा में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की एक ऐप है प्ले स्टोर पे गूगल जो प्ले स्टोर आपके एप्लीकेशन जहाँ से डाउनलोड करते हो, जहाँ से आपने व्हाट्सअप यूज़ किया होगा, तो वहीं से आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। जब भी जैसे कोई न्यूज़ में रहे ना, उस आर्टिकल को एक बार ज़रूर देखना, उस आर्टिकल को ज़रूर देखना। वो आप देखो प्री मेंस में आप यूज कर सकते हो, कहीं एसए में भी यूज कर सकते हो, किसी में भी यूज कर सकते हो उस आर्टिकल को। तो इस आर्टिकल में रेस्ट्रिक्शन दी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो आप ये हटाइए, सेक्शन 66 ये रेस्ट्रिक्शन लगाता है एक्स्ट्रा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ओपन एंडेड है, ये सही से डिसाइड भी नहीं किया हुआ कि इसमें कौन कौन से ऑफेंस, अपराध, ये सेक्शन 66 में ये क्लियरली डिफाइन नहीं किया हुआ कि कौन से आप ऑफेंस मानोगे कौन से नहीं। ये गवर्नमेंट को भाई साहब डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि इसके बेस पे गिरफ्तार कर सकता है किसी को भी। अब अच्छे से इसको क्लियरली डिफाइन नहीं किया हुआ कि कौन से ये सेक्शन 66 में कौन से अपराध होंगे नहीं होंगे, अच्छे से डिक्लेयर नहीं किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये प्रोविज़न देखो कंप्लीटली अनडिफाइंड है, इन्हें परिभाषित नहीं किया गया, तो इसलिए इनको हटाया गया। और ये बोला कि कोई ऑफेंस एक आदमी के लिए हो सकता है तो दूसरे आदमी के लिए वो ऑफेंस नहीं हो सकता, क्योंकि भाई साहब एक ऑफेंस है, अपराध है, एक आदमी के लिए है दूसरे के लिए नहीं है। तो ये पहले डिफाइन करो आप, ये डिफाइन नहीं किया हुआ। एक आदमी को कोई अनाउंस कर सकता है, मतलब अनाउंस का मतलब क्या, नाराज़ कर सकता है, लेकिन दूसरे को नहीं कर सकता, दूसरे के लिए इनकन्वीनियंस नहीं हो सकता। तो ये पूरा एक्सप्रेशन मतलब पूरे तरीके से डिफाइन नहीं किया हुआ सेक्शन 66 में, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हटाया। 66 बोलता क्या है, ये कहता है कि कोई भी आदमी मान लो मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए, कंप्यूटर या किसी मोबाइल के जरिए, कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस है, मोबाइल वगैरह, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, इसके जरिए कोई मान लो ऑफेंसिव मैसेज भेजता है, मान लो ऐसे मैसेज को जो किसी को मतलब डाउनग्रेड करता है, किसी की डिसरेस्पेक्ट करता है, बेइज्जती वगैरह करता है, तो ऐसे कोई कमेंट या मैसेज भेजता है, तो उस केस में मैक्सिमम 3 साल की सज़ा हो सकती है और उस पर फाइन भी लग सकते हैं। लेकिन कौन कौन से ऐसे ऑफेंस होंगे ये डिफाइन किया नहीं गया कि कौन सा मैसेज ऑफेंसिव होगा और कौन सा नहीं होगा, कौन सा आपराधिक होगा कौन सा नहीं होगा, तो ये डिफाइन नहीं किया हुआ है, इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना इंडियाज अफगान इन्वेस्टमेंट। देखो अभी क्या हुआ है, आप सबको पता है, यूएसए और नाटो की फोर्सेज ये निकल रही हैं वहाँ से, तैनात थी अफगानिस्तान में पीस एस्टेब्लिश करने के लिए। नाटो आप सबको पता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको 1949 में बनाया था यूएसए ने और कुछ इस यूएसए के अलाइज कंट्री थे, यानी कि दोस्त कंट्री,
और उन्होंने बनाया था कि कोल्ड वर्ल्ड वार, जब कोल्ड वार चल रहा था ना, वर्ल्ड वार सेकंड के बाद, सेकंड वर्ल्ड वार हुआ तो उसके बाद कोल्ड वार चला था यूएस और यूएसएसआर के अगेंस्ट में, मतलब अमेरिका और रसिया के बीच में चला था कोल्ड वार। तो उस टाइम पे बनाया था, ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसकी कुछ फोर्सेज हैं, सैनिक तैनात थे अफगानिस्तान में, लेकिन अफगानिस्तान अब उनको, मतलब अफगानिस्तान में थे यूएस से, अब उनको वापस लेके जा रहा है, नाटो फोर्सेज और यूएस से निकल रही हैं यहाँ से। तो इंडिया के लिए परेशानी हो गई है, इसलिए ये हम पढ़ रहे हैं। इंडिया के लिए क्या परेशानी है, क्योंकि इंडिया के लिए भाई साहब अभी देखो ना तो कोई अच्छे से डिप्लोमेटिक प्रेजेंस रख सकता है, क्योंकि यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियाँ बहुत होती हैं, और पिछले 20 साल में बहुत ज़्यादा यहाँ पे रीबिल्ड किया है अफगानिस्तान को, बहुत अच्छे रिलेशनशिप हो गए हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है, किसने, इंडिया ने। इंडिया पे यहाँ पे डैम बनाए, बांध, रोड बनाए, ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, लगभग $3 बिलियन की यहाँ पे खर्च कर चुका है, इन्वेस्टमेंट लगा चुका है यहाँ पे। और आप सबको पता है यहाँ पे एक तालिबान ग्रुप है। तालिबान ग्रुप क्या है, पहले इसको यूएसए ने आतंकवादी संगठन डिक्लेयर किया हुआ था, लेकिन अभी ये नहीं है आतंकवादी संगठन में, ग्रुप है। ये अपनी गवर्नमेंट बनाना चाहता है। अभी गवर्नमेंट किसकी है अफगानिस्तान में, अभी गवर्नमेंट है अशरफ घानी की, जो प्रेसिडेंट है अशरफ घानी, लेकिन ये गवर्नमेंट बनाना चाहता है, इसकी पार्टी है तालिबान, तालिबान बनाना चाहता है अपना गवर्नमेंट, और ये इस्लामिक लॉ के हिसाब से चलाना चाहता है, ये चलाना चाहता है इस्लामिक लॉ के हिसाब से गवर्नमेंट। तो अभी तालिबान के कुछ एरिया पे कब्जे हैं, और ये अभी भी क्या है, आतंकवादी गतिविधियां करता रहता है, कहीं पे अटैक करना, ब्लास्ट करना, ये करना। तो इसलिए इंडिया को खतरा है कि भाई साहब जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, जो हम यहाँ पे बिल्डअप कर रहे हैं, अपना ट्रेड बढ़ा रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, इसके लिए हमारा अब थ्रेट हो सकता है, खतरा हो सकता है। अब इंडिया की असिस्टेंस कितनी है अफगानिस्तान के लिए, ये देख लेते हैं एक बार। मतलब इंडिया ने कहाँ कहाँ पे सहायता की है। देखो लगभग 400 से ज़्यादा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट किए हैं इंडिया ने प्रोजेक्ट किए हैं, और अफगानिस्तान में 34 प्रोविंसेज हैं। प्रोविंस बोलते हैं स्टेट को वहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ राज्य को स्टेट बोलते हैं, वहाँ पे राज्य को प्रोविंस बोलते हैं। तो 34 प्रोविंस में लगभग कोई भी ऐसा राज्य नहीं है अफगानिस्तान का जिसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ना किया हो इंडिया ने। 2011 में इंडिया अफगानिस्तान के स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ। इसमें क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग की गई, काफ़ी समय तक टेक्निकल और एजुकेशन असिस्टेंस की गई, वहाँ पे अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, इंस्टीट्यूशन बनाए बहुत सारे। सलमा डैम बनाया इंडिया ने, सलमा डैम एक बांध बनाया भाई साहब, जिसमें 42 मेगावाट के सलमा डैम है, जिसमें हेरात प्रोविंस में है, ये हेरात राज्य है अफगानिस्तान में, वहाँ पे बना हुआ है। अफगानिस्तान तो आपको पता है ना कहाँ पे है, ये भाई साहब वर्ल्ड मैप है, और ये अपना हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान, और ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ज़रूरी क्यों है, ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि भाई साहब देखो, पाकिस्तान ने क्या है, ब्लॉक कर दिया, ये अपने अंदर से नहीं निकलने देता इंडिया को यहाँ से, कि इंडिया लैंड से जाए अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान ने ब्लॉक कर दिया। अब पाकिस्तान ने ब्लॉक कर दिया तो इंडिया के पास रास्ता क्या बचा, इंडिया जा सकता है समुद्र के रास्ते, लेकिन बीच में पड़ता है ईरान, तो ईरान के साथ भी संबंध अच्छे कर रखे इंडिया ने, तो ईरान में जाके फिर अफगानिस्तान में जाता है इंडिया, और यहीं से ट्रेड करता है, ऐसे ऐसे घूम के जाता है, समझ गए। तो ये ट्रेड के लिए भी ज़रूरी है अफगानिस्तान, ट्रेड रिलेशन के लिए। और क्या डेवलपमेंट क्या हुआ है यहाँ पे, देखो 2016 में ये सलमा डैम इनोग्रेट किया था यहाँ पे, और इसको अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम भी बोलते हैं। एक रोड बनाया हुआ है हाईवे, जारंज डेलाराम रोड, जारंज से लेके डेलाराम तक 218 किलोमीटर का रोड है भाई साहब, ये जो बनाया हुआ है। और ये रोड यहाँ पे खास रूड रिवर है जिसके पास से निकलता है, ये इस रिवर से होकर निकलता है, और लगभग $150 मिलियन की इसमें लागत आई थी, जो इंडिया ने रोड डेवलपमेंट किया था। नेक्स्ट है पार्लियामेंट, जो अफगानिस्तान का पार्लियामेंट है ना, वो भी भाई साहब इंडिया ने बनाया। 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने ये इनोग्रेट किया, शुभारंभ किया इस पार्लियामेंट की बिल्डिंग का, जो $90 मिलियन का खर्चा आया था, ये बनाया था किसने, इंडिया ने सहायता की थी। एक स्टोर पैलेस बनाया हुआ है, पैलेस का मतलब है महल, 2016 में ये महल बनाया, और इसका इनोग्रेट किया अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ घानी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका इनोग्रेट किया। इसमें ये पहले बना हुआ था ये पैलेस, लेकिन इसको दोबारा से बनाया, ये लगभग 19th सेंचुरी में बना था ये पैलेस। 1919 में 1919 में रावलपिंडी एग्रीमेंट हुआ था, जिसके जरिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान को इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर किया था, ये हुआ था। उसके बाद से ये पैलेस सेटअप हुआ था, लेकिन ये अभी अच्छी हालत में नहीं था, तो इसको दोबारा से बनाया इंडिया ने और भी $1 मिलियन की प्लेज की प्रतिज्ञा की, हम जो आगा खान हेरिटेज प्रोजेक्ट है इसको डेवलप करेंगे। यहाँ पे जो काबुल के साउथ में, काबुल आप सबको पता है अफगानिस्तान की कैपिटल है, उसके साउथ में दक्षिण इलाके में ये बाला हिसार फोर्ट है, एक किला बनाने का बोला था। ये 6th सेंचुरी का किला बना हुआ है भाई साहब, बाला हिसार फोर्ट। देखो सारी लोकेशन है ना जगह, मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है कहीं पे भी यूपीएससी।
और आपके किसी स्टेट के पीसीएस एग्जाम में, क्योंकि ये न्यूज़ में रहती हैं और कई बार है अफगानिस्तान की कई जो जगह न्यूज़ में रहती हैं, कई बार मैच द फॉलोइंग में पूछी हैं। तो ये बाला हिसार फोर्ट प्रोजेक्ट 6th सेंचुरी का बना हुआ है। इसको दोबारा से बनाने का, रिपेयर करने का इंडिया ने $1 मिलियन दिए थे। और ये किसने बनाया था बाला हिसार फोर्ट प्रोजेक्ट? ये मुगल फोर्ट था, ये जहांगीर ने बनाया था भाई साहब, मुगल एम्पायर के जो राजा थे जहांगीर, और इसमें शाहजहां रहा करते थे, रेजिडेंस था शाहजहां का, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। इसके बावजूद भी क्या है कि जो बायलैटरल ट्रेड है वो लगभग $1.3 बिलियन से भी ज़्यादा का हो गया 2019-20 में इंडिया और अफगानिस्तान का। तो इसलिए अफगानिस्तान इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रेड रिलेशन बहुत अच्छे हैं इंडिया और अफगानिस्तान के। तो इनका ट्रेड लगभग $1.3 बिलियन का ट्रेड होता है, व्यापार होता है इंडिया अफगानिस्तान का। अब अफगानिस्तान और किस लिए इंपॉर्टेंट है? और इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तो भाई साहब अफगानिस्तान इंडिया के लिए स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट मान लो आप डिफेंस के लिए। कैसे? ये देखो भाई साहब, यहाँ पे क्या है, ये जो लोकेशन है यहाँ पे ग्वाडर पोर्ट है। पोर्ट आप सब जानते हो बंदरगाह को बोलते हैं। एक ऐसा मतलब फैसिलिटी बना देते हैं, जहाज आएंगे, ट्रेड करेंगे यहाँ से, यहाँ पे माल उतारेंगे, फिर पाकिस्तान में जाएगा, पाकिस्तान में कोई माल होगा एक्सपोर्ट करना तो यहाँ पे उतारेंगे, जाएंगे। एक ग्वाडर नाम का यहाँ पे पोर्ट बना हुआ है पाकिस्तान का, उसे डेवलप कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। यहाँ पे चाइना की प्रेजेंस है, तो चाइना की प्रेजेंस है इसलिए अफगानिस्तान ज़रूरी है। यहाँ पे ईरान का एक पोर्ट है, यहाँ पे ईरान का पोर्ट, ये ईरान का पोर्ट कौन डेवलप कर रहा है? इंडिया कर रहा है। तो इंडिया अपनी प्रेजेंस रखना चाहता है अफगानिस्तान में और ईरान में। अफगानिस्तान में रहेगा तो पाकिस्तान के ऊपर सर्विलेंस भी कर सकता है, देख सकता है, थोड़ा पाकिस्तान को भी डर बना रहेगा अगर अफगानिस्तान से अच्छे रिलेशन रहेंगे। तो स्ट्रेटजिकली भी इंपॉर्टेंस है अफगानिस्तान की इंडिया के लिए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट भाई साहब ये है कि एक जो सार्क नेशन में ओनली कंट्री है ये, जिसके लोग, अफगानिस्तान के लोगों के इंडिया के लोगों से अच्छे रिलेशन है। मतलब क्योंकि इतना सारा डेवलपमेंट किया भाई साहब इंडिया ने अफगानिस्तान में, तो लोगों को इंडिया से प्यार होगा ना, इंडिया को अच्छा मानते हैं, एक अच्छी छवि बनी हुई है इंडिया की अफगानिस्तान में लोगों के दिलों में, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट पे, यही था इसमें। नेक्स्ट है स्पेशल लाइफ स्टॉक सेक्टर पैकेज। लाइफ स्टॉक क्या होते हैं भाई साहब? लाइफ स्टॉक बोलते हैं पशुओं को। पशु, भैंस, गाय, बैल, भैंसा, कुछ भी हो सकता है, बकरी, कुछ भी हो सकता है। तो स्पेशल लाइफ स्टॉक सेक्टर पैकेज दिया है। पैकेज का मतलब पैसे दिए, मनी दिया भाई साहब, प्रोवाइड किए। किसने? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, जिसको कौन चेयर करते हैं? खुद बॉस, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ये अभी पैकेज दिया है 9800 करोड़ का पैकेज दिया है। किस लिए दिया है? ताकि जो फार्मर्स हैं यानी कि जो पशु वगैरह पालते हैं उनकी लाइवलीहुड इंक्रीज हो सके, यानी कि जो एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर है, एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर उसी को बोलते हैं कि जो लाइफ स्टॉक वगैरह पालते हैं, पशुपालन करते हैं फार्मर्स, उनकी इन रिमोनरेटिव ज़्यादा आए, मतलब इनकम बढ़े, उनकी ज़्यादा इनकम हो, इस सेक्टर को डेवलपमेंट किया जाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च हो लाइफ सेक्टर में, ऐसे पशुओं का डेवलपमेंट हो, इनोवेशन हो, ज़्यादा दूध दें, ज़्यादा उनके यूज किया जा सके। तो इसमें ऐसा कुछ डेवलपमेंट करने के लिए ये पैकेज दिया है अभी गवर्नमेंट ने। और ये किसके साथ मिलके इन्वेस्टमेंट करेगा? शेयर करेगा, मतलब पैसा और भी लोग शेयर करेंगे, लोगों को, मतलब गवर्नमेंट, जैसे स्टेट गवर्नमेंट भी करेगी, कुछ कोऑपरेटिव हैं स्टेट कोऑपरेटिव, वो भी शेयर करेंगी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एक्सटर्नल फंडिंग एजेंसी है, कोई बाहर से, विदेश से कोई और स्टेक होल्डर हैं, वो भी अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो वो भी करेंगी। डिटेल्स थोड़ा पढ़ लेते हैं इसकी क्या है। देखो ये भाई साहब नेक्स्ट 5 ईयर के लिए पैकेज दिया है 2021-22 से, ये अगले 5 साल के लिए, ताकि जो एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग सेक्टर है हमारा, ये डिपार्टमेंट है एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग डिपार्टमेंट, ये इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगा, इस पैकेज को। ये सारी स्कीम है जो डेवलपमेंट की स्कीम है, जो इस डेयरी सेक्टर को डेवलपमेंट के लिए स्कीम है, ये तीन ब्रॉड कैटेगरीज में बांटी गई हैं। एक तो है डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसमें कुछ मिशन और प्रोग्राम इंक्लूड है, जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन, नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन, लाइफ स्टॉक सेंसस, इंटीग्रेटेड सैंपल सर्वे। ये कुछ स्कीम है जो इसके अंदर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर डाली गई है, मतलब इनका डेवलपमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट है डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। ऐसे हैं कि जो पशुओं को डिसीज़ हो जाती हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, रोगों को कैसे मिटाया जाए, मतलब रोग जो हो जाते हैं, बीमारी हो जाती है पशुओं को, उनको कैसे मिटाया जाए, इसके लिए डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है, इस कैटेगरी में रखे गए। जैसे लाइफ स्टॉक हेल्थ डिसीज़ कंट्रोल, विच इंक्लूड, कौन कौन से इंक्लूड करता है? हेल्थ एंड डिसीज़ कंट्रोल स्कीम, नेशनल एनिमल डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, तो ये इसमें इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये फंड प्रोवाइड किए गए हैं, यानी कि कुछ फंड को मिलाकर एक फंड बना लिया, यानी कि इसमें पैसा होगा, मनी होगी भाई साहब, लाइफ स्टॉक सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए जो
ये मनी यूज की जाएगी। इसमें जो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है एक, और डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, इन फंड को एक मर्ज कर दिया, एक साथ मिला दिया, मर्ज कर दिया इसमें। और ये सपोर्ट करेंगे डेयरी कोऑपरेटिव्स को, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि डेयरी एक्टिविटी में इंगेज रहें वो। और थर्ड पार्टी, कोई थर्ड कैटेगरी इंक्लूड होना चाहती है तो उसको भी करें। ये आपको कोऑपरेटिव और फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन तो पता ही होगा क्या होती हैं। कोऑपरेटिव होती हैं भाई साहब, मान लो कुछ लोग मिलके आए, कुछ लोग मिलके आए, कोई भी एक कोऑपरेटिव मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बना लें, वो अपने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ही काम करेंगे, और इसके मालिक भी खुद लोग ही होंगे, इसके मालिक भी सब, इसके चेयरमैन वगैरह कुछ भी ये सब लोग ही होंगे। ऐसी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसमें क्या है, कुछ किसान मिलके अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, संस्था। उसमें क्या होता है कि इनके पास बार्गेनिंग पावर आ जाती है, मोल भाव करने की। मान लो किसी कंपनी को बेचना चाहें अपना जो भी इन्होंने उत्पादन किया है, कोई क्रॉप, मान लो फसल उगाई है, जैसे मान लो एक सिंगल फार्मर किसी कंपनी को अपना अनाज बेचने जाए, तो उसके पास कम अनाज होगा। मान लो बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री है, बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री, उसको गेहूँ चाहिए, अनाज, गेहूँ चाहिए, वीट, बिस्किट बनाने के लिए। अगर एक फार्मर बेचने जाए, मान लो उसके पास 50 kg या कुछ, 50 kg तो बहुत कम हो जाता है, मान लो 1 क्विंटल हो, 1 क्विंटल हो उसके पास अनाज, तो जाएगा। तो भाई साहब ये कंपनी कहेगी यार 25, मतलब 1 क्विंटल है तुम्हारे पास, 1000 किलोग्राम, मैं इतने पैसे दूंगा। मन मर्जी किसकी चलेगी, कंपनी की। कंपनी को तो बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत सारे किसानों से। तो ये किसान क्या करते हैं, छोटे छोटे किसान मिलके एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। अब इसमें खुद के मतलब ये चेयरमैन वगैरह कौन इसको चलाएगा, सब अध्यक्ष अपने आप ही बना देते हैं। और फिर ये मान लो पैसे वैसे इकट्ठा करते हैं, आपस में ही पैसे इकट्ठा करके फिर ये क्या, स्टोरेज फैसिलिटी बनाते हैं। स्टोरेज फैसिलिटी कि किसान की फसल जब बन के आएगी यहाँ पे हम स्टोर करके रखेंगे। और यही फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन किसी कंपनी से डील करती है कि किसी कंपनी को लेना नहीं लेना, क्योंकि इसके पास तो भाई साहब जो फार्मर उगाएगा, चावल, गेहूँ, दाल, कुछ भी यहाँ स्टोर रहेगा। अब इसके पास बार्गेनिंग पावर है, इसके पास मान लो हजारों लाखों क्विंटल में अनाज है, और कंपनियों को चाहिए, अभी मार्केट में है नहीं, तो भाई साहब ये बार्गेन कर सकेगी कि एफपीओ कि मोल भाव कर सकेगी, भाई साहब इतना रेट चाहिए हमें, तो इतना रेट दो तभी आपको देंगे। तो इस तरह से फार्मर को भी अच्छे रेट मिल जाते हैं, समझ गए। ऐसे कुछ काम करती हैं। तो इनको भी प्रमोट करने के लिए फंड यूज किया जाएगा इसमें से। अब इस सेक्टर के सिग्निफिकेंस क्या हैं, जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है इसकी बात हो रही है, इसके सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस क्या है, क्या क्यों महत्वपूर्ण है ये। भाई साहब महत्वपूर्ण क्यों नहीं है, जो फार्मर है बहुत लार्ज नंबर में फार्मर किसान भैंस वगैरह, गाय वगैरह रखते हैं, पशु पालते हैं, उनकी तो लाइवलीहुड उसी से चल रही है, दूध बेच के काम चला रहे हैं वो तो भाई साहब। अब कम से कम ऐसे 55% पॉपुलेशन है, रूरल पॉपुलेशन, जो लाइफ स्टॉक पे डिपेंड करती है, जिनकी लाइवलीहुड दूध बेच के अपना घर का खर्चा खाना चलाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है, उनको इनकम तो चाहिए, तो इस सेक्टर को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और इंडिया में भाई साहब पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट लाइफ स्टॉक ऑनर है इंडिया, सबसे ज़्यादा पशु हैं इंडिया में, सबसे ज़्यादा पशु। इनकी भी सेंसस होती है भाई साहब, जनगणना, जैसे लोगों की गिनती होती है ना, काउंटिंग होती है हर 10 साल में, इनकी भी भाई साहब जनगणना होती है, सेंसस होती है, इनकी भी सेंसस होती है। और ये सेंसस कराता कौन है लाइफ स्टॉक की, ये आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ये मिनिस्ट्री करवाती है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ये मंत्रालय इनकी सेंसस कराता है। 2012 की सेंसस से देखें हम, जो अभी सेंसस हुई थी 20th लाइफ स्टॉक सेंसस, उसमें जो पॉपुलेशन है, लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन, वो 4.6% तक इंक्रीज हो गई है, मतलब पहले से ज़्यादा पशु हो गए हैं हमारे इंडिया में। और लगभग कितने हैं अभी टोटल लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन, भैंस गाय सब कुछ मिला के 535.78 ये मिलियन, इतने मिलियन पशु हैं हमारे देश में। और 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दो और फिर गिन लो कितने हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ऐसे करके गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना बस याद रखो 535.78 मिलियन कुछ हमारे लाइफ स्टॉक की पॉपुलेशन है। इतना ही था इसमें। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एविएशन मिनिस्ट्री रिलीजेस ड्राफ्ट फॉर ड्रोन रूल्स 2021। जो एवियन मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है, उसने भाई साहब अभी ड्रोन के लिए ड्राफ्ट रूल्स बनाए हैं 2021 के। इससे पहले मार्च में भी बनाए थे, लेकिन मार्च के रिप्लेस कर दिया गया। अब ये जो नया जो ड्राफ्ट आ रहा है, नए रूल बन रहे हैं, अब इनको रिप्लेस करेगा ये नए रूल्स। ड्रोन क्या होते हैं, ड्रोन ये होते हैं भाई साहब छोटा सा हेलीकॉप्टर, ये बड़े भी हो सकते हैं, ये बहुत ही किलोग्राम के हेलीकॉप्टर के साइज़ के भी ड्रोन हो सकते हैं। ड्रोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि भाई साहब ये बिना किसी आदमी के चलते हैं, ऑटोमेटिक चलते हैं, या फिर रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है इनको, अर्थ पे रह के रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है, या ऑटोमेटिक जैसे इनमें कमांड दे दी चलते रहेंगे, जहाँ पे घूम के आना घूम के आ जाएंगे वापस, इसलिए इनको ड्रोन बोलते हैं। वैसे ड्रोन को भाई साहब जो नर मधुमक्खी होती है ना, हनी बी, उसको भी ड्रोन ही बोलते हैं, तो इससे कन्फ्यूज़न नहीं होना आपको। अब इसके बारे में पढ़ते हैं क्या रूल बनाए भाई साहब। ये रूल जो बनाए हैं
जो मार्च में बनाए थे ना 12 मार्च 2021 को, उनको रिप्लेस करेंगे। जो नए रूल बनाए हैं, ये नए रूल बनाए हैं। और ये भाई साहब किस पे बेस्ड होंगे? ट्रस्ट, विश्वास पे, सेल्फ सर्टिफिकेशन पे और नॉन इंट्रूसिव मॉनिटरिंग पे, इस पे बेस्ड होंगे ये। क्या क्या चेंजेस किए हैं वो देख लेते हैं। गर्मी बहुत है भाई साहब, मैं पानी पी लेता हूँ। ये एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिसका नाम है डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म का मतलब है इंटरनेट पे एक साइट होगी, जैसे google.com साइट खोलते हो आप, ऐसे एक साइट होगी, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म होगा, जिस पे एक सिंगल विंडो की तरह काम करेगा। सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कौन कौन से रूल हैं इस पर, किसी को परमिशन लेनी है गवर्नमेंट से, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से चलाने के लिए ड्रोन वगैरह, तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन इस पर मिलेगी। यानी कि बिजनेस फ्रेंडली होगा, सिंगल विंडो ऑनलाइन सिस्टम होगा ये। इसमें क्या है, कोई भी ग्रीन जोन में 400 फीट तक, ये अर्थ है, अर्थ से 400 फीट ऊंचाई तक कोई भी ड्रोन चला सकता है ग्रीन जोन में। ग्रीन जोन में उसके लिए कोई परमिशन रिक्वायर नहीं है, कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ग्रीन जोन कैसे? ग्रीन जोन ऐसे जैसे मान लो अपना इंडिया है, इंडिया के बॉर्डर एरिया से दूर, या फिर जो एयरपोर्ट वगैरह उनसे दूर, इन एरिया से दूर सारे एयरपोर्ट या कोई भी डिफेंस सेक्टर के या डिफेंस के, जैसे पार्लियामेंट वगैरह है, कोई डिफेंस में, या हमारा जो इंटर मतलब हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंस रखती है कोई बिल्डिंग वगैरह या कोई प्लेस, उससे दूर होना चाहिए, वो होगा ग्रीन जोन। उस ग्रीन जोन में आप 400 फीट ऊंचाई तक ड्रोन उड़ा सकते हो। लेकिन 400 फीट ऊंचाई से उड़ाना है ड्रोन तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। इतने फीट तक आप ड्रोन उड़ा सकते हो, कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। और जो एयरपोर्ट वगैरह पे, मान लो एयरपोर्ट पे 8 किलोमीटर के अंदर अंदर पेरीमीटर तक, पेरीमीटर का क्या मतलब होता है? परिमाप होता है। जैसे मान लो ये स्क्वायर है, ये वर्ग है, वर्ग का पेरीमीटर क्या होगा? इसके चारों ओर का घेरा। ये त्रिभुज है, त्रिभुज का चारों ओर का घेरा, परिमाप या पेरीमीटर। जैसे मान लो ये 10, ये 10, ये 10, तो 10 10 मिला के कितना होगा? 30 हो गया, तीनों भुजाएं। तो ये होता पेरीमीटर, आपने मैथ में पढ़ा होगा, मैथ पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। ऐसे ही जैसे मान लो ये सर्कल है, सर्कल की भी जो सरकमफेरेंस है, परिधि, वो भी क्या है? एक पेरीमीटर है, परिमाप है, चारों ओर की कितनी लंबाई है इसकी। तो इसमें इसमें क्या है? 8 किलोमीटर से दूर, जैसे यहाँ पे एयरपोर्ट बना हुआ है भाई साहब, ये एयरपोर्ट से 8 किलोमीटर के अंदर अंदर तो कोई ड्रोन उड़ा नहीं सकते। लेकिन 8 से 12 किलोमीटर के बीच में, 8 से 12 किलोमीटर के बीच में 200 फीट तक, 200 फीट की ऊंचाई तक ड्रोन उड़ा सकते हो बिना किसी परमिशन के, अनुमति नहीं लेनी है। लेकिन इसके अलावा 12 किलोमीटर से दूर उड़ाना है तो आप 400 फीट तक उड़ा सकते हो। लेकिन 400 फीट से ऊपर आपको उड़ाना तो फिर परमिशन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट, कोई पायलट लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा। किसके लिए? माइक्रो ड्रोन्स के लिए, छोटे छोटे जो ड्रोन होते हैं नॉन कॉमर्शियल यूज के लिए, उनके लिए कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। छोटे ड्रोन के लिए, नए ड्रोन होते हैं, जैसे आपने इमेज में देखा वो छोटा ही ड्रोन है, माइक्रो ड्रोन। अगर आप कर रहे हो R&D ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मतलब कोई रिसर्च डेवलपमेंट के लिए आप माइक्रो ड्रोन वगैरह यूज़ कर रहे हो, तो उनके लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है? कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फॉरेन कंपनी, जो फॉरेन ओन्ड कंपनी है वो इंडिया में रजिस्टर हैं, तो उन पर भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो भी ड्रोन ऑपरेशन कर सकती है इंडिया में। ये सारे रूल उन पर भी लागू होंगे। नेक्स्ट क्या है? जैसे इंपोर्ट करना है कोई ड्रोन या कोई ड्रोन का कंपोनेंट, आपको बाहर से मंगाना है भाई साहब, अमेरिका से खरीदना है ड्रोन, या आपको कोई कंपोनेंट मंगाना है ड्रोन का, तो आपको किससे, मतलब किस कौन सी आपको रेगुलेशन माननी पड़ेंगी? जो DGFT रेगुलेशन बनाएगा, ये कुछ नियम बनाएगा DGFT। ये क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये रूल बनाएगा, फॉरेन ट्रेड के लिए रूल बनाता है कि भाई साहब ये विदेश से आप कैसा व्यापार करोगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की क्या रूल नियम है, ये बनाता है। जो इसके रूल है वो आपको मानने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्या है? नो सिक्योरिटी क्लियरेंस रिक्वायर्ड बिफोर एनी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस इशुएंस। कोई भी लाइसेंस लेने के लिए या कोई रजिस्टर कराने के लिए आपको कोई भी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं देनी पड़ेगी, कोई भी फीस वगैरह नहीं देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एयर वर्दीनेस। एयर वर्दीनेस के लिए भी कोई सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं लेना है। जैसे आपके बाइक खरीदते तो बाइक पे नंबर होता है ना, बाइक का नंबर, ऐसे कोई नंबर भी नहीं होगा। कोई प्रायर परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। रिमोट पायलट लाइसेंस के लिए और फॉर R&D एंटिटीज, मतलब जो रिसर्च और डेवलपमेंट करेंगी उनके लिए छूट है, इनके लिए छूट है। उन्हें ना तो कोई यूनिक नंबर लेना पड़ेगा किसका, ड्रोन का, ना ही कोई प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, ना रिमोट पायलट लाइसेंस लेना पड़ेगा अगर कोई वो रिसर्च और डेवलपमेंट करती है, कोई भी एंटिटी या कंपनीज। नेक्स्ट ये है, पहले ये था कि भाई साहब जो ड्रोन रूल्स में 2021 में बनाए थे मार्च में,
कि 300 ग्राम तक का, 300 किलोग्राम तक का, 300 किलोग्राम तक का ड्रोन उड़ा सकते थे आप, लेकिन अब ये लिमिट बढ़ा दिए, 500 किलोग्राम तक का ड्रोन आप उड़ा सकते हो। और ये इनमें टैक्सी, जो ड्रोन टैक्सी होती है वो भी कवर होगी। ड्रोन टैक्सी कैसी होती है, जैसे टैक्सी ज़मीन पे कैसी चलती हैं, आदमियों को ले जाती हैं भाई साहब, वाहन चलते हैं, ऐसे ये क्या है, जैसे मान लो पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी इलाकों में भाई साहब पहाड़ पे ट्रक वगैरह बस चलाना, मतलब कोई कार चलाना संभव नहीं है जहाँ पर रोड नहीं बना हुआ है। तो मान लो ये पहाड़ है ऊबड़ खाबड़, यहाँ से मान लो इस एरिया से यहाँ पे जाना है, तो ड्रोन यहाँ पे पैसेंजर को बैठाएगा, यहाँ से बैठा के यहाँ उतार देगा, फिर वापस आ जाएगा या यहाँ से बैठा के ले जाएगा। तो इस तरह से 500 किलोग्राम तक के ड्रोन भी उड़ा सकते हैं और ये ड्रोन टैक्सीज भी इसमें कवर होंगी। नेक्स्ट क्या है, जो एयर वर्थीनेस का सर्टिफिकेट अगर किसी को लेना है, अगर जो कोई R&D नहीं कर रहा, रिसर्च डेवलपमेंट नहीं कर रहा, उसको एयर वर्दीनेस का ये सर्टिफिकेट लेना, परिमाण पत्र, तो इसको इशू कौन करेगा, इसको करेगा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, या फिर ये किसी एंटिटी को, किसी कंपनी को डेजिग्नेट कर देगी, अथॉरिटी दे देगी, वो सर्टिफिकेट देगी। ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, ये भाई साहब देखो यूपीएससी इससे क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट ये पार्टनरशिप है, यानी कि इसमें गवर्नमेंट के अधिकारी भी होते हैं और प्राइवेट के अधिकारी भी होते हैं, प्राइवेट कंपनी वगैरह से। ये बनाई गई थी किस लिए, ताकि ट्रेड वगैरह को प्रमोट किया जा सके। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि क्वालिटी देख सकें कि ट्रेड की क्या क्वालिटी है। तो इसमें जो वो होते हैं इसके चेयरमैन, इसके अध्यक्ष, वो कौन, इसके अध्यक्ष को कौन अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर, इसके प्राइम मिनिस्टर करते हैं इसके चेयरमैन को। तो ये भाई साहब इशू करेगी क्या, सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस। नेक्स्ट क्या है, जो मैन्युफैक्चरर हैं जो ड्रोन बनाते हैं, वो ड्रोन के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी जनरेट कर सकते हैं, डाल सकते हैं उस पर नंबर। किस पे, स्काई डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म है, इन्होंने मान लो कोई कंपनी है, कंपनी ड्रोन बनाती है, जिसने जितने ड्रोन बनाए, ड्रोन का नंबर लिख देगी। मान लो ये नंबर डालना चाहे ड्रोन पे नंबर डालना चाहे, जैसे बाइक वगैरह पे नंबर होते हैं, ऐसे नंबर डाल देगी, और ये नंबर जो ड्रोन जिस नंबर के होंगे ये इस प्लेटफॉर्म पे इन्फॉर्म कर देगी, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे डाल देगी कि मैंने इस नंबर के ड्रोन बेचे हैं, मैन्युफैक्चर किए हैं और इन्हें बेच रहे हैं, ये पब्लिक डोमेन में है। तो इससे पता चला जाएगा भाई साहब इस कंपनी ने ये नंबर के ड्रोन बेचे हैं और किस आदमी को बेचे हैं, तो इस तरह से मॉनिटरिंग की जा सकेगी। नेक्स्ट होगा मैक्सिमम पेनल्टी। ड्रोन रूल्स जो 2021 के अभी जो बनाए हैं, उनमें मैक्सिमम जो पनिशमेंट 1 लाख रुपए का फाइन लग सकता है। कितने का, 1 लाख रुपए का फाइन लग सकता है। लेकिन ये पेनल्टी अगर इन वायलेशन का, मतलब इन रूल्स का वायलेशन होगा, तब है 1 लाख की पेनल्टी। अगर आपने कोई और रूल नियम का, रूल्स का उल्लंघन किया, कोई और एक्ट का, कानून का इंडिया में, तब लागू नहीं होंगे, तब आप पे कोई और भी फाइन लग सकता है। ये तो सिर्फ ये ड्रोन रूल्स है, इन पे ये मैक्सिमम, ये याद रखना, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख का फाइन लग सकता है अगर ये ड्रोन रूल कोई उल्लंघन करता है, वायलेट करता है। अब ड्रोन कॉरिडोर भी बनाए जाएंगे कार्गो डिलीवरी के लिए। कार्गो का मतलब सामान ही होता है, सामान मान लो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भेजना है, ऐसे कॉरिडोर डेवलप किए जाएंगे कि मान लो कहीं पे पहाड़ वगैरह है, यहाँ पे जो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, बस वगैरह से जाते हैं कोई सामान वगैरह, तो ड्रोन से पहुँचाया जा सकता है, ऐसे कॉरिडोर डेवलप किए जाएंगे। तो ड्रोन प्रमोशन काउंसिल बनाई जाएगी एक, जो बिजनेस फ्रेंडली रेगुलेटरी रेजिम तैयार करेगी, मतलब बिजनेस फ्रेंडली नियम बनाएगी ये प्रमोशन काउंसिल। नेक्स्ट क्या है, अब ये ज़रूरत क्या थी, नीड फॉर स्टिकर रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब जो नियम कानून बनाए हैं नए, इनकी ज़रूरत क्या थी भाई साहब, ज़रूरत क्यों नहीं थी, आप सबको पता है, न्यूज़ में देखते होंगे आप, जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन के पास पाकिस्तान ड्रोन पे ड्रोन उड़ाया जा रहा है, बहुत बार डिटेक्ट किए हैं इंडिया ने, तो इसलिए ज़रूरत थी। पास्ट ईयर में हम देखें, मतलब कुछ 2 साल, पिछले 2 साल का हम डेटा देखें, तो पाकिस्तान क्या है, ड्रोन के जरिए स्मगलिंग करता है, हथियार भेजता है जम्मू कश्मीर में, लोगों को भड़काता है भाई साहब, ये एमुनिशन भेजता है, एमुनिशन का मतलब ये वीपन्स, हथियार ही होते हैं, ड्रग वगैरह सप्लाई करता है इंडियन टेरिटरी में, ये देखा गया। और 2019 में 167 ऐसे ड्रोन की जगह देखी गई जहाँ पे ड्रोन उड़ा रहा है, 2020 में 77 ऐसी साइटिंग्स देखी गई, ऐसी मॉनिटरिंग की गई। तो इस तरह से ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी है ये प्रोलिफ्रेशन कर रही है रैपिडली, प्रोलिफ्रेशन का मतलब है स्प्रेड करना, फैल रही है, ड्रोन की टेक्नोलॉजी आ रही है ग्लोबल मार्केट में रिसेंट ईयर में, तो ड्रोन अटैक जो हैं वो बढ़ सकते हैं। तो सेफ्टी के लिए भाई साहब ये ड्रोन के जो रूल्स हैं ज़रूरी हैं, पूरे वर्ल्ड में ही ज़रूरी हैं अगर सेफेस्ट सिटी चाहिए तो ड्रोन इस टाइम पे सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है एक तरह से,
सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए खतरा बन चुका है। ड्रोन्स को कोई भी कंट्री कॉन्फ्लिक्ट जोन में यूज कर सकती है। तो इस टेक्नोलॉजी को क्या है, काउंटर करने के लिए कि सही तरीके से यूज की जाए, इसलिए रूल्स की जरूरत पड़े थे, इसलिए रूल्स बनाए हमारी एविएशन मिनिस्ट्री ने। तो यही था आज के लेक्चर में। अब हम क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, आपको मेलामाइन बताना। मेलामाइन, मेलामाइन किस लिए यूज होता है? एक केमिकल है ये, मान लो, किस लिए यूज होता है? करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है ये बताना। मेलामाइन एक ऑर्गेनिक बेस केमिकल है जिसमें क्या है, नाइट्रोजन ज़्यादा है, रिच इन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है इसमें। ये क्या है, यूजुअली मिलाया जाता है किसमें, फूड में, खाने में, उसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है क्या। नेक्स्ट कह रहा है, ये क्या है, एनिमल्स वगैरह में इसकी वजह से ब्लैडर स्टोन हो सकता है। जो गाल ब्लैडर होता है ना वैसे लीवर के पास, उसमें पथरी जम सकती है अगर ये एनिमल्स वगैरह में जाए तो ये मेलामाइन। तो आपको बताना करेक्ट कौन सा है इसका स्टेटमेंट। पहला, पहला दूसरा, पहला तीसरा या दूसरा तीसरा। देखो भाई साहब, जो दूसरा है ना इसमें, ये कह रहा है फूड में मिलाया जाता है टेस्ट बढ़ाने के लिए, तो ये बिल्कुल गलत है। ये फूड में नहीं बल्कि देखो मिल्क में मिलाया जाता है, और मिल्क एक दूध है, दूध है आप सबको पता है। तो मिल्क में मिलाया जाता है ये प्रोटीन कंटेंट वगैरह बढ़ाने के लिए, ताकि जो लोग पानी मिलाते हैं ना, इस पानी मिलाने का पता ना लगाया जा सकते, इसलिए जो दूधिया होते हैं ना, मिल्कमैन, वो दूध में मिला देते हैं मेलामाइन। ये एडल्ट्रेशन की जाती है। एडल्ट्रेशन का मतलब है मिलावट, मिलावट की जाती है, एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेशन, ALDULTTRATION, एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट की जाती है दूध में। तो ये दूसरा गलत हो जाएगा, बाकी के सही है, यानी कि ये भी गलत, ये भी गलत, यानी कि सी सही हो जाएगा हमारा 1-3, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको बताना ट्रांसजेनिक क्रॉप के बारे में। देखो इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। ट्रांसजेनिक क्रॉप या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप भी बोलते हैं, GM क्रॉप, या एक STBT कॉटन, आपने लेक्चर देखा होगा, STBT कॉटन पे मैंने बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छा लेक्चर है, नहीं देखा तो देखना एक बार जरूर, अगर भूल गए तो रिवाइज करना, अगर नोट्स बनाए तो नोट्स में से देखना। STBT कॉटन पे आप साइंस एंड टेक की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो उसको। तो इसके लिए ट्रांसजेनिक क्रॉप जो होती हैं, तो ये बताना आपको इनके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहली कह रही है कि इंडिया में कोई भी कॉमर्शियल कल्टीवेशन ट्रांसजेनिक क्रॉप नहीं है कि जिसका उत्पादन किया जाता हो या कल्टीवेट की जाती हो, उगाई जाती हो, ऐसी कोई क्रॉप नहीं है कॉमर्शियल क्रॉप। कॉमर्शियल क्रॉप ऐसी होती हैं जो बेचने के लिए यूज की जाती हैं, और एक होती है फूड क्रॉप जो खाने के लिए यूज होती हैं। जैसे मान लो वीट उगाई, खाने के लिए अपने उगा रहा है, या फिर कोई वीट उगा रहा है बेचने के लिए, तो ये कॉमर्शियल क्रॉप हो गई, समझ रहे हो। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है, जो ट्रांसजेनिक क्रॉप होती हैं वो मोर टॉक्सिक, ज़्यादा जहरीली होती हैं, और हमेशा ऑलवेज ऑलवेज प्रोलिफरेट इन द इन्वायरमेंट, हमेशा ये टॉक्सिक फैलाती हैं केमिकल्स वगैरह इन्वायरमेंट में हमेशा। नेक्स्ट कह रही है स्टेटमेंट, ट्रांसजेनिक क्रॉप है जो, वो क्या है, न्यू जीन कॉम्बिनेशन, न्यू जीन कॉम्बिनेशन के द्वारा बनाई जाती हैं, जो नेचर में नहीं होता, नेचर में नहीं पाया जाता, ऐसा कॉम्बिनेशन किया जाता है क्रॉप में। अब आपको बताना करेक्ट कौन सा है। भाई साहब देखो, यूपीएससी भी ऐसे फंसाती है, जो स्टेटमेंट में दे देना ऑलवेज ऐसा कुछ करती है, वो अधिकतर क्या होता है 90% तक, वो आप ज़्यादा ध्यान दो स्टेटमेंट में। देखो अगर पॉलिटी वगैरह में आए या हिस्ट्री में लगभग सही होता है, तो 90% इसलिए बोलता हूँ, तो 90% लगभग ये गलत ही होते हैं ऐसे स्टेटमेंट। तो ऑलवेज टॉक्सिक फैलाए ऐसा कोई सही नहीं है ये, तो दूसरा गलत है, और पहला भी गलत है, क्योंकि बीटी कॉटन हमने उस लेक्चर में पढ़ा था, STBT कॉटन जो बनाया था, बीटी कॉटन कॉमर्शियल क्रॉप के लिए इसे क्लियरेंस दे रखी है गवर्नमेंट ने, और उगाया जाता है हमारे देश में कॉटन, कपास की खेती। तो हमारा सिर्फ 3 सही है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है, जो रिटेल और होलसेल ट्रेडर हैं इनके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हुई है, आपको करेक्ट बताना है। रिटेल जो होलसेल ट्रेडर हैं, मतलब ऐसे व्यापारी जो दुकानदार वगैरह होते हैं, जो होलसेल का माल भी बेचते हैं और दुकान पे भी सामान बेचते हैं, ऐसे इनको क्या है, गवर्नमेंट ने MSME की क्लासिफिकेशन में इंक्लूड कर दिया है क्या, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज जो छोटे उद्योग होते हैं उनमें इंक्लूड कर दिया है क्या गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट कह रहा है कि जो रिटेल एंड होलसेलर ट्रेडर हैं, ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग से ये एलिजिबल नहीं है। जो RBI की एक फ्रेमवर्क है ना, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, जिसके जरिए बैंकों को, SBI वगैरह, PNB जो ये बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक वगैरह या प्राइवेट सेक्टर बैंक, इन बैंकों को क्या है, अपना 40%, अपनी जितनी कैपिटल है उसका 40% लोन देना पड़ता है, कर्ज देना पड़ता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए, यानी कि ऐसे उद्योग के लिए जो छोटे लघु उद्योग हैं, या एजुकेशन सेक्टर में, ऐसे सेक्टर में कुछ आइडेंटिफाई किए हुए हैं गवर्नमेंट ने। तो ये मतलब RBI ने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, RBI की ये स्कीम है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग स्कीम। तो ये रिटेल और होलसेल ट्रेडर इसमें नहीं आते क्या, इसमें नहीं आते क्या। नेक्स्ट बोल रहा है, नेक्स्ट कह रहा है इमरजेंसी क्रेडिट जो गारंटी स्कीम है,
ये एमएसएमई इसमें इंक्लूड है, मतलब सपोर्ट करती है ये स्कीम, इनको लोन वगैरह देती है। अब आपको बताना करेक्ट कौन सा है, 3 ओनली 1 3 2 3 ऑल ऑफ द अबव। देखो भाई साहब दूसरा बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये रिटेल और होलसेल ट्रेडर ये भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आते हैं, मतलब इन्हें प्रायोरिटी दी जाती है। जो बैंक लोन देते हैं 40% जो लोन देते हैं इनको भी देते हैं, इनमें भी ये भी इंक्लूड है। तो दूसरा बिल्कुल गलत है, बाकी के दो बिल्कुल सही हैं, तो हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, आपको बताना है वैगन ट्रेजेडी किससे रिलेटेड है, ये बताना आपको। बहुत फेमस है भाई साहब, मॉडर्न इंडिया में आपने पढ़ा होगा वैगन ट्रेजेडी। पथारू घाट अपराइजिंग से, कोल अपराइजिंग से, संथाल रिबेलियन से, या मापिला रिबेलियन से। इसका करेक्ट आंसर है डी, मापिला रिबेलियन से। ये मापिला या मोपिला रिबेलियन भी बोलते हैं, या मोपिला रियोट्स भी बोलते हैं इसे। ये क्या हुआ था लगभग 1919 में, 1920s के लगभग। ये क्या हुआ था, कुछ मुस्लिम लोग थे जिन्होंने केरल में विद्रोह कर दिया था। विद्रोह, रिबेलियन का मतलब है विद्रोह। क्यों किया था, हिंदू लैंडलॉर्ड, जो हिंदू लैंडलॉर्ड थे, हिंदू धर्म के जो लैंडलॉर्ड थे यानी कि जमींदार, वो अत्याचार कर देते लोगों पे, मुस्लिम लोगों पे, इसलिए इन्होंने विद्रोह किया। और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी किया था, हिंदू लैंडलॉर्ड और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट इन्होंने विद्रोह किया था अपने अधिकारों की मांग करने के लिए। लेकिन जो ब्रिटिश लोग हैं, ब्रिटिश लोगों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए, हरामखोरों ने क्या किया, कुछ लगभग 60 के अराउंड लोगों को गिरफ्तार कर लिया और एक वैगन में डाल दिया और प्रिजन की तरफ ले जाने लगे, जेल की तरफ। प्रिजन मतलब जेल में ले जाने लगे, मतलब वैगन बोलते हैं रेल के डिब्बे को, रेल के डिब्बा, कोच भी बोल सकते हो या बॉगी भी बोल सकते हो, COACH, कोच भी बोलते हैं या बॉगी भी या वैगन। तो एक डिब्बे में बंद कर दिया और चारों तरफ से बंद कर दिया डिब्बा, और ये 60 के 60 लोग बेचारे सफोकेशन से मर गए। सफोकेशन से यानी कि दम घुट गया इनका, सांस, भाई साहब कुछ जगह ही नहीं है हवा आने की, तो मर नहीं जाएंगे। तो ये इसको बोलते हैं वैगन ट्रेजेडी, इसी को बोलते हैं। किससे रिलेटेड है, मोपिला रिबेलियन से। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जोसेफ फ्रांसिस डुप्ले। ये डुप्ले था भाई साहब किसका, गवर्नर जनरल था, गवर्नर था किसका, फ्रांस का, फ्रांस का था। फ्रांस की जो कंपनी थी, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे अंग्रेजों की थी ना, ये जो थे आपके कौन, ब्रिटिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसी फ्रांस की भी तो थी। फ्रांस भी तो आया था यहाँ व्यापार करने के लिए हमारे इंडिया में। तो उसका गवर्नर था डुप्ले। इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट बतानी है, गलत, इनकरेक्ट कौन सी है। ये कह रहा है इसने हमारे इंडिया रूलर्स की इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं किया था क्या, ये कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि डुप्ले ने जो सब्सिडायरी अलायंस सिस्टम है हमारे इंडिया में, ये ओरिजिनेटर ये है डुप्ले, सबसे पहले इसने ही यूज किया था सब्सिडायरी अलायंस हमारे इंडिया में। तो आपको बताना गलत कौन सा है, गलत स्टेटमेंट बताना है। देखो भाई साहब पहला गलत है, क्योंकि इसने इंटरफेयर किया था, इसने हस्तक्षेप किया था इंडियन रूरल के साथ। आपने कार्नेटिक वार पढ़े होंगे, कार्नेटिक हिंदी में बोलते हैं कर्नाटक युद्ध, कार्नेटिक वार पढ़े होंगे, कार्नेटिक वार, 3 कार्नेटिक वार हुए थे लगभग। उनमें क्या है, फ्रेंच और ये एंग्लो फ्रेंच यानी कि फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में हुए थे, और इंटरनल अफेयर किया था इंडियन रूरल्स के बीच में इन्होंने। तो इसने किया था यानी कि ये गलत है, इसमें लिखा है नहीं किया था, यानी कि किया था, तो गलत बताना। पहली गलत है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरी बिल्कुल करेक्ट है, ये गलत नहीं है, क्योंकि सब्सिडायरी अलायंस सिस्टम इसने सबसे पहले ओरिजिनेट की थी इंडिया में डुप्ले ने, बाद में इंप्लीमेंट किया था किसने, जो ब्रिटिश के एक गवर्नर जनरल थे, कौन, विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग थे, कौन थे, विलियम बेंटिंग थे, कौन थे बताओ, लॉर्ड ऐसे ही थे, बेंटिंग थे शायद, सब्सिडायरी अलायंस सिस्टम जिसने चलाया था। और अगर नहीं है तो कल हम देख लेंगे कौन सा था, शायद मेरे ध्यान से उतर गया, विलियम बेंटिंग ही थे जिसने चलाया था, लॉर्ड बेंटिंग, यही थे यार, बेंटिंग ही शायद। हाँ वो याद आया, वो बेंटिंग नहीं था, विलियम बेंटिंग नहीं था, वो कौन था, वेलेजली था, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली था जिसने सब्सिडायरी अलायंस किया था, स्टार्ट किया था, लॉर्ड वेलेजली। तो ये आप याद रखना आपको। तो यही था बस इस लेक्चर में।